Welcome class 8th in today's class. Students, as you know, in our previous class we have started our new activity chapter, understanding and tackling marginalization, and in this chapter we have discussed about different marginalized social groups of India. We have discussed about scheduled tribes, scheduled caste, women and children, and some steps taken by our constitution for their upliftment. And today we will start our study with next topic, that is measures taken by our Indian government. So let's start. मेजर्स टेकन फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारा अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे काम कर रहा है हर तरह के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, जहां हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स को भी डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी गवर्नमेंट किन तरह के स्टेप्स ले रही है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो अगर हम बात करते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की, तो जहां पर हमने पहले डिस्कस किया शेड्यूल कास्ट यानी आदिवासी कम्युनिटी के बारे में, है ना। हमने ये भी पढ़ा कि उन लोगों को, आदिवासीज़ को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यानी और शेड्यूल कास्ट के लोगों को इक्वालिटी नहीं मिल पा रही थी, किसी भी तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट की ही बात हो, कुछ भी चीज़ें सही नहीं मिल पा रही थी, है ना। तो इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले उनके एजुकेशन के लिए वर्क करना शुरू किया, जिसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए इन सोशल ग्रुप्स को गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडाइज्ड और फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए, ताकि ये लोग भी एजुकेशन तक पहुंच सकें, है ना। जो भी डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, उन सब में फ्री हॉस्टल्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स करी हैं। उनके अलावा कई बार सब्सिडाइज्ड भी, मतलब कुछ अमाउंट में गवर्नमेंट उनकी फ़ी को पे कर देगी, इस तरह के भी स्कीम्स हैं। इनके अलावा डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ताकि हर तरह के जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो भी एजुकेशन तक पहुंच सकें और अपना ग्रोथ कर सकें। इसके अलावा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिज़र्वेशन पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप है हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के डेवलपमेंट के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, रिज़र्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया गया है कि हर तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे या फिर किसी भी तरह के जो जॉब्स में सीट्स होंगी, उनको कुछ अमाउंट पे रिज़र्व करके रख दिया गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगे वेमेन के लिए, उसको सेव करके, एक तरह से कह सकते हैं कि रिज़र्व करके रखा गया है कि वो सीट्स या वो जो एंट्रीज़ करी जाएंगी वो इन मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप से ही करी जाएंगी। मेन मोटिव इस चीज़ को करने का यही है ताकि हर तरह के लोगों को मौका मिल सके कि वो भी अपने आप को डेवलप कर सके, है ना। तो इसके लिए रिज़र्वेशन पॉलिसी बनाई गई है। तो स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज़ जहाँ पर दी जा रही हैं, या कुछ दूसरे तरह की जो भी चीज़ें होंगी जॉब्स में भी, वहाँ पर भी इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए कुछ सीट्स रिज़र्व करके रखी गई है, ताकि ये भी आसानी से पार्टिसिपेट कर सके और इन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। नेक्स्ट है द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। एक एक्ट बनाया गया जिसके थ्रू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को प्रोटेक्शन देने की बात की गई। होता क्या था कि 1970 और 1980s के टाइम पर, उस समय जो हमारे सोसाइटी में वो कास्ट के लोग जिन्हें अपर कास्ट का कंसीडर किया जाता था, अपर कास्ट से के साथ इंक्लूड किया जाता था, ऐसे लोगों ने बहुत सारे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे वो, जिसमें ये हमारे मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स जो थे वो बहुत ज़्यादा गंदा फील करते थे। मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, गलत तरीके से उनसे व्यवहार करना,
इस तरह के भी ट्रीटमेंट्स किए जा रहे थे। तो जैसे कई बार होता था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उनके कास्ट को लेकर कुछ कमेंट्स करते हैं, या इस तरह से कुछ वॉइस निकाल देते हैं, कुछ नाम रख देते हैं, कुछ टाइटल इस तरह से, जो कि सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और डिसरिस्पेक्ट करता है इन ग्रुप्स का, है ना। तो इस तरह से की चीज़ें जो होती हैं वो अमानवीय कहलाती हैं ना, लेकिन ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये वॉयलेंस को ख़त्म करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्ट 1989 में बनाया। इसके अलावा कई बार ये भी होता था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो थोड़ा सा पावरफुल हैं सोसाइटी में, उनको रिस्पेक्ट है, लोग उनकी सुनते हैं, वो क्या करते थे, आदिवासी से उनके प्रॉपर्टीज़ को छीन लेते थे। जो भी उनके पास लैंड एरिया होता था, जहाँ पर वो अपनी लाइवलीहुड कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपने लिए किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो एरियाज़ भी उनसे छीन लिया जाता था, उनसे ज़बरदस्ती ले लिया जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा कुछ किया जाता था, ठीक है। तो जब से ये एक्ट आया है तब से ये बता दिया गया है, ये क्लियर हो गया है कि अगर कोई भी पर्सन इस तरह से कुछ भी करता है जो अमानवीय होगा, जो लॉ के अगेंस्ट होगा, है ना, जिससे किसी भी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड लोगों को हर्ट होगा, वो पर्सन क्या कहला जाएगा, क्रिमिनल कहलाएगा और उसके अगेंस्ट स्टेप्स लिया जाएगा, है ना। तो इस तरह के एक्ट्स बन जाने से थोड़ा हेल्प मिल जाता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जैसे बैकवर्ड लोगों को ग्रोथ करने के लिए और सोसाइटी में इक्वालिटी पाने के लिए। तो ये जो लॉ बना, ये जो एक्ट बना, ये किन किन चीज़ों पे रोक लगाता है, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उस टाइम पर होती थी जिनको रोकने के लिए 1970s 80s के टाइम पर जो हो रहा था उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया। तो कुछ मेन जो एक्टिविटीज़ थे वो थे, जैसे फर्स्ट था कि कई तरह के जो ह्यूमिलिएशन हुआ करते थे उस टाइम पर। होता क्या था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, आदिवासीज़ को क्या करते थे, ज़बरदस्ती एंटरटेनमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें खाने पीने को देते थे, ज़बरदस्ती खिलाते थे फोर्सफुली, जो सच में खाने लायक नहीं होती थी, है ना। वो कभी भी कुछ भी गंदगी भी बोलते थे कि इसको भी तुम खाओ, नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा, या तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, या तुम्हारे साथ कुछ और भी चीज़ें बताई जाती थी कि वो कर दिया जाएगा। तो ये फ़ोर्सफुली काम कराना, जो नॉन ईटेबल चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो खाया पिया नहीं जा सकता, है ना, हॉरिबल स्टफ़्स हैं, तो उसे भी फ़ोर्सफुली खिलाना, ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए या सिर्फ़ उन्हें नीचा दिखाने के लिए कि वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती थी। इनके अलावा कई बार उनको ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली उनके क्लॉथ्स रिमूव करा दिए जाते थे, उन्हें नेकेड करवा दिया जाता था। उनके फ़ेस को ब्लैक कलर से या किसी भी दूसरे कलर से पेंट कर दिया जाता था, और जिससे क्या होता था कि उन लोगों का, उस सोशल ग्रुप्स का जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो सेल्फ़ इस्टीम है, वो बहुत ही डाउन हो जाता था, है ना। बहुत बुरी तरीके से वो मेंटली भी उस चीज़ से प्रभावित हो जाते थे, अफ़ेक्टेड हो जाते थे। ठीक है, तो ये जो एक्ट बनाया गया, इन तरह की एक्टिविटीज़ और इनसे सिमिलर जो भी एक्टिविटीज़ उस टाइम पर होती थी, उनको स्टॉप करने के लिए, उनको रोकने के लिए बनाया गया। सेकंड, और कौन-कौन सी चीज़ों को रोकता है ये एक्ट, जैसे उस टाइम पर क्या करते थे लोग कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में, हिली एरियाज़ में, तो वहीं पर वो कल्टीवेशन करते हैं, या जो भी तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन या एनिमल हस्बेंड्री, जो भी काम वो कर सकते हैं, लाइवलीहुड उनको जो भी सूटेबल लगती है वो वहाँ पर करते हैं। कई बारी क्या होता है कि अपर का जो सोसाइटी के अपर लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका कल्टीवेटेड लैंड तक छीन लेते थे, है ना, और उनको धमकाया जाता था, उनको डराया जाता था कि उनके साथ कुछ भी ख़राब कर दिया जाएगा, नहीं तो वो अपना ये सारी प्रॉपर्टी, अपनी जो भी लैंड है वो उनको हैंडओवर कर दें, है ना। और कई बार ये भी होता था कि उन लोगों को अपने घर में स्लैव्स बनाकर, यानी गुलाम्स बनाकर, सर्वेंट्स की बनाकर रख लिया जाता था, उनसे हर तरह से काम कराए जाते थे, मेहनत का काम कराया जाता था, और उन्हें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा फिक्स्ड वेजेस भी नहीं दिए जाते थे, बस सिर्फ उनसे काम कराया जाएगा और थोड़े बहुत वेजेस दे दिए जाते थे। तो इस तरह का जो भी इलीगल कहेंगे, इस तरह का जो भी गलत काम हो रहा था,
उसको रोकने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया 1989 में। थर्ड इसके अलावा आया मतलब जो इंक्लूड होती है एक्टिविटी वो है कि उस टाइम पर जो आदिवासी विमेन थी उनको बहुत ज़्यादा डिसऑनरिंग हुआ करता था, और किसी भी तरह से उनको असॉल्ट किया जा रहा है, किसी भी तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है, उन्हें बेइज्जती की जा रही है। तो अगर ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं तो वो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग गलत माना जाएगा, है ना। तो ये वो एक्टिविटीज़ है जो 1970s 1980s के टाइम पर अपर कास्ट के द्वारा हो रही थी लोअर कास्ट के लिए, है ना, लोअर कास्ट या फिर हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए, जिनको रोकने के लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट बनाया गया 1989 में, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा एक और एक्ट है जो आदिवासी डिमांड एंड द 1989 एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी पर्सन जो कि अगर आदिवासी ग्रुप से बिलोंग करता है और वो किसी भी लैंड में ट्रेडिशनली रह रहा है, मतलब बहुत पहले से रह रहा है, और वो इस बात को बोलता है कि ये लैंड उसका है, या वो बहुत समय से वहाँ पर है, वो उसने जो कुछ भी वहाँ पर अर्निंग किया है, जो स्टोर किया है, वो उसका है ना। तो कोई भी पर्सन उससे वो चीज़ें छीन नहीं सकता और ना तो खरीद सकता है, ठीक है। केवल ट्राइबल ग्रुप से ट्राइबल ग्रुप ही खरीदेगा, क्योंकि ये इस चीज़ को इसलिए भी ट्राइबल टू ट्राइबल कर दिया गया है ताकि इस बात की भी श्योरिटी रहे कि कोई अदर पर्सन जो कि सोसाइटी में अपर कास्ट या अपर ग्रुप में इंक्लूड होता हो, वो किसी भी तरह का बैड ट्रीट नहीं कर सके, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि ट्राइबल्स ही ट्राइबल से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं वहाँ पर, और ट्राइबल्स ही ट्राइबल्स को कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनुअल स्क्वेंजिंग। अब क्या है मैनुअल स्क्वेंजिंग, क्या होता है मैनुअल स्क्वेंजिंग? ऐसे जो जॉब होती हैं उनको कहा जाता है जो साफ़ सफाई से रिलेटेड होती है। जैसे एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ जो जिनको हम लोअर कास्ट के साथ इंक्लूड करते हैं, लोअर कहते हैं, ये लोग हमेशा से एनिमल्स के, ह्यूमन के जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनकी सफाई करते हैं ना, उनको रिमूव करते हैं, उनको उस जगह से हटाकर साफ़ करते हैं। और इनको माना जाता है कि वो गंदगी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सफाई करने का काम करते हैं। तो वो इस काम को करने के लिए ब्रूम्स को यूज़ करते हैं, झाड़ू को, टीन के प्लेट्स को, बास्केट को, और अलग अलग तरह के और भी दूसरी चीज़ों को यूज़ करते हैं ताकि उस वेस्ट को वो डिस्पोज़ कर सकें, है ना। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर फ़ोर्सफुली भी कराई जाती थी, क्योंकि लोअर जो लोग थे उन, और दूसरी बात ये है कि हम इन लोगों को दूसरा तो कोई राइट्स दे नहीं रहे हैं, ना तो इनको हम एजुकेशनल राइट्स दे रहे थे पहले के टाइम पर, ना हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ऐसे लोग किसी भी तरह से दूसरा अलग वर्क कर पाने के लिए सक्षम ही नहीं हो पाते थे ना, उनके अंदर एबिलिटी ही नहीं क्रिएट हो पाती थी कि वो कुछ और काम कर सकें। लेकिन उनको ज़रूरत तो है ही अर्निंग करने की, कि किस तरह से वो अर्निंग कर सकें, इनकम कर सकें और अपना जीवन बिता सकें, है ना। तो उसके लिए उनको मजबूरी में आकर इस तरह से काम करना पड़ता था, ठीक है। तो ये वर्क जो है थोड़ा सा अनहाइजेनिक है ना, बहुत ही हाइजेनिक कंडीशन के साथ इनको काम करना पड़ता है। कई बार ये भी होता है कि क्योंकि ये तो इनकी मजबूरी है, मजबूरी में आकर इनको ये काम करना पड़ता है, तो कई बार ये सीरियस स्किन डिजीज़ से भी अफेक्टेड हो जाते हैं, आई भी इनके इफ़ेक्टेड हो जाती हैं, उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कई बार रिस्पायरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइन डिजीज़ेस भी इनको हो जाया करते थे। तो हुआ क्या कि इन 2003 सफाई कर्मचारी आंदोलन शुरू किया गया, है ना। तो यहाँ पर ये आंदोलन शुरू किया गया और इन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर दिया अपने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को, ताकि वो अपने राइट्स को मांगने के लिए कि हमारे पास तो मजबूरी है, मजबूरी में हमें कुछ इस तरह के अनहाइजीनिक वर्क करना पड़ता है, वो भी कई बार तो फोर्सफुली भी कराया जाता है सोसाइटी में, और बहुत अच्छे वेजेस वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं, है ना। और ये वर्क हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर्ड है,
और बहुत ही अनसेफ भी है। ठीक है, तो इनको सबको सुनने के बाद हुआ क्या कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से फिर बाद में ऑर्डर आ जाता है कि उनको किस तरह से डील किया जाए, और उनके वेजेस भी फिक्स करे गए, उनको सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे मेजर्स करे गए, जैसे उनको ग्लव्स प्रोवाइड कराना, उनको मास्क प्रोवाइड कराना, और अदर दूसरे जो भी चीज़ें करी जा सकती थी वो प्रोवाइड कराना। और साथ ही साथ पर एक लॉ भी बनाना कि कोई भी किसी के साथ मैनुअल स्क्वेंचिंग फोर्सफुली नहीं कराएगा, और हम एक रिस्पेक्ट के साथ उनको एक तरह से वर्कर नहीं देखते हुए बल्कि सोसाइटी का एक मेंबर देखते हुए उनके साथ ट्रीट किया जाएगा, है ना। तो जिससे क्या हो जाता है, जिससे सोसाइटी के अंदर उनकी जो डिग्निटी है वो बहुत अच्छे से और क्रिएट हो जाती है और एनहेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के, जो कि इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को सोसाइटी के अंदर सिक्योर करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए करे गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया ये पूरा चैप्टर कि वो कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं जो हमारी सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड कहलाते थे, और साथ में उनके ग्रोथ के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से प्लान्स और पॉलिसीज़ बना के उनका अपलिफ्टमेंट किया है ना। तो हम सबको पता है कि ये हमारा एक्टिविटी चैप्टर है, और इस चैप्टर्स में हम लोगों ने बुक एक्सरसाइजेस, की टर्म्स और दूसरी चीज़ें कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक एक्टिविटी वर्क भी करना है जो कि हमारे चैप्टर से पर बेस्ड है। तो करना क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक किसी भी आदिवासी ग्रुप को हम लेंगे। बहुत सारे आदिवासी ग्रुप हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, तो थोड़ा हम नेट का हेल्प भी लेंगे, और हमारी बुक के हेल्प के साथ हम किसी भी एक आदिवासी ग्रुप का नाम लेंगे, चाहे वो मुंडास हो सकते हैं, चाहे वो संथाल्स हो सकते हैं, है ना। इस तरह से दूसरे ग्रुप्स को हम किसी भी एक ग्रुप को लेंगे, फिर उसके बाद हम उनके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखेंगे, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। हम लिखेंगे अबाउट देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह से जीते हैं, किस तरह से रहते हैं। देन हम उनकी लिविंग कंडीशन को लिखेंगे हेडिंग वाइज, कि उनका लिविंग कंडीशन कैसा है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बहुत ही अच्छी है या किस तरह से है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, है ना। सर्वाइव कर पाने के लिए क्या उन्हें कोई तरह के विशेष तरह के स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है अपने डेली लाइफ में। इनके अलावा हम देखेंगे रीज़न्स लिखेंगे फॉर माइग्रेशन टू अर्बन एरिया, कि वो जो इंटरनल एरियाज़ में जो रहते हैं, बहुत आउटर एरियाज़ में रहते हैं, हिली एरियाज़ में या फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ऐसे क्या रीज़न्स थे कि वो वहाँ से शहर की तरफ शिफ्ट होते हैं, है ना। तो शहर की तरफ आने के पीछे का रीज़न हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, कि वो कौन कौन से लाइवलीहुड हैं जिनसे उनका काम चल रहा है ना, मतलब कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो वो कर रहे हैं और जिसके थ्रू वो इनकम कमा पा रहे हैं ना। इनके अलावा हम उनके ड्रेसेस के बारे में, उनके रिचुअल्स के बारे में, उनके जो फूड हैबिट्स हैं उनके बारे में, और कुछ कल्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं उसको भी लिखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी वर्क तो नहीं है, पर 2-3 पेजेस में आराम से हम इसको करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमारे क्लास वर्क के उसमें होमवर्क में गूगल क्लासरूम में सेंड कर देंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।